नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 19 सितंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यमन के हमले में इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ है। इजराइल में एक होटल के ऊपर सीधा सीधा ड्रोन आके अटका है और इस ड्रोन के अटकने से कितना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है, क्या बड़ी खबर, इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही कतर में इतनी बड़ी मीटिंग बैठी, तमाम दुनिया के लोग कह रहे थे कि अब मुस्लिम देश एक बड़ा एक्शन लेंगे, लेकिन इसी बीच एक गद्दार मुस्लिम देश बीच से किनारा काटते हुए इजराइल के साथ समझौता करने जा रहा। तो कौन सा देश है और कौन सा समझौता होने वाला है, इसके बारे में अभी आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल ने बड़ा हमला किया है, इस हमले में कितना बड़ा नुकसान हुआ, इसके बारे में भी आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही इजराइल के 4 सैनिक आज रफा के अंदर कैसे मारे गए हैं, यह भी एक बहुत बड़ी खबर है, इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना, तो आपका कमेंट, मैं शुरू से कह रहा हूं कि उस देश के लिए दुआ का काम करता है। इस वजह से कमेंट जरूर करते रहें ताकि उस देश तक और कुछ तो आपका पहुंच नहीं सकता। आप ना पैसे दे सकते, ना खाना भेज सकते, कम से कम दुआ तो भेज दीजिए। खैर, आप अगर समझदार होंगे तो दुआ करते रहेंगे। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली खबर निकल के सामने आ रही है कतर के हवाले से। कतर के साथ जब इजराइल ने पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, यानी कतर के ऊपर जब इजराइल ने बड़ा हमला किया, तो तमाम मुस्लिम देश वहां जाके इकट्ठा हो गए और बातचीत करने लगे कि अब मुसलमान देशों को एक बार नाटो जैसे संगठन को बना लेना चाहिए और इस संगठन के बाद अगर कोई किसी देश को छूता है तो बाकी जितने देश हैं वो बाज की तरह झपट पड़ेंगे और उस देश को तहस नहस कर देंगे। ये खबर जब निकल के सामने आई तो हमारे देश में जो बेचारे मासूम मुसलमान हैं उनको लगा कि चलो अब गजा की समस्या का निवारण हो गया। गजा पे या फिर कतर पे या फिर किसी और देश पे जैसे इजराइल हमला करेगा, बाकी मुस्लिम देश कूद पड़ेंगे और कूदने के बाद वहां पे इजराइल को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। लेकिन आप मुसलमान देशों की सच्चाइयां जान लीजिए। हुआ क्या, एक देश है सीरिया, वहां पे जाके बढ़ चढ़ के चीख चिल्ला रहा था कि हम कतर पे हुए हमले को कंडेम कर रहे हैं, हम कतर पे हुए हमले की निंदा करेंगे, हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये तमाम बातें बोली तो भाई साहब ने, लेकिन इसके बाद रिपोर्ट निकल के सामने आई कि सीरिया की सरकार इजराइल के साथ समझौता करना चाहती है। और कैसा समझौता और इस समझौते में क्या होगा वो आप जान लो। अब अल-जुलानी और अब उनका नया नाम भाई साहब अल-सरा हो गया है। तो अल-सरा, अल-जुलानी, जो भी आप समझे, इनका बड़ा बयान निकल के सामने आया कि हम चाहते हैं कि हमारा जो एयर स्पेस है वो सुरक्षित रहे, यानी हमारे एयर स्पेस पे कभी भी इजराइल हमला ना करे। और चूंकि हमारे पास लड़ने का कोई साधन तो है नहीं, इस वजह से हम इजराइल के साथ समझौता ही करेंगे। और इस समझौते का रिजल्ट जो निकल के सामने आएगा वो बड़ा शॉकिंग होगा। दरअसल 1 महीना पहले ही अमेरिका ने पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। 1 महीना पहले अचानक से अमेरिका ने सारे सेंक्शंस जो सीरिया के ऊपर लगे थे, उन तमाम सेंक्शंस को, उन तमाम पाबंदियों को, उन तमाम प्रतिबंधों को हटा दिया। हटाने के बाद सीधा सीधा कहा कि देखो तुम डेवलप करो, तुम्हें किसी तरह की कोई दिक्कत हो तुम हमें बताना। अमेरिका ने जब ये बात बोली तो सीरिया के जो अल-जुलानी भाई साहब है वो जाके तलबे चाटने लगे। चाटते चाटते उन्होंने कहा कि भाई साहब एक और काम कर दो। अमेरिका ने पूछा क्या? इन्होंने कहा कि यार देखो ऐसा है कि इजराइल बड़ा बेरहमी के साथ घुस के मारता है, उसको रोक दो जरा। इसके बाद अमेरिका ने इजराइल से बातचीत की। इजराइल ने कहा कि ठीक है देखते हैं। इसी बात का फ़ायदा उठा के जब कतर में इतनी भयानक संगठन को बनाया गया था, तब इजराइल ने सीरिया से कहा कि चलो हम तुमको मौका देते हैं, अगर तुम कतर के संगठन से बाहर निकल जाओ तो हम तुम्हारे ऊपर कोई भी हमला नहीं करेंगे और तुम्हारा जो एयर स्पेस है सुरक्षित हो जाएगा। अब ये बात जैसे ही इजराइल की तरफ से बोली गई, बाकायदा सीरिया के जो विदेश मंत्री हैं अल-सुबानी पहुंच जाते हैं इजराइल, और पहुंचने के बाद बाकायदा एक प्रेजेंटेशन देते हैं कि अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे हो गए तो इस तरह से फ़ायदे होंगे, इस तरह से बिजनेस डील होगी, इस हिसाब से चीज़ें होंगी। उसके बाद क्या हुआ, अब सीरिया इजराइल अच्छा समझौता कर लेंगे, यानी सीरिया किसी भी मामले में इजराइल की मुखालफत में नहीं जाएगा और इजराइल हमला नहीं करेगा। कुछ टाइम तक नहीं करेगा, बाद में तो करेगा ही, हम सभी जानते हैं। तो जो एक संगठन कतर में बनाया जा रहा था उसमें फूट पड़ गई, और फूट पड़ने पे सबसे पहले कोई निकला तो वो सीरिया निकल गया। और इसी के साथ हुतीज ग्रुप के साथ सऊदी अरब क्या करने वाला है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि कैसे $40 लाख के करीब रकम खर्च करेगा सऊदी अरब हुतीज ग्रुप से निपटने के लिए। तो 2 देश वहां से सरक लिए, बाकी जो 2-4 देश बचे हैं
आने वाले टाइम पे इजराइल भी इनको रेल के लाइन पे ला देगा। आप मेरा यकीन मानिए, कहने सुनने में ये बात आपको बहुत कड़वी लगेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जमीर के बिके हुए लोग हैं। इनको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के इजराइल ऐसा मारेगा कि कोई इनको बचाने वाला नहीं होगा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर इजराइल से निकल के सामने आ रही, और आज इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। देखिए, अगर पूरी दुनिया किसी की मुखालफत करना छोड़ दे तो जाहिर सी बात है कि वो अपने आप को खुदा समझने लगता है, लेकिन जब कोई अपने आप को खुदा समझ ले तब ऊपर वाला बताता है कि बेटा खुदा मैं हूँ। हुआ क्या आप जानो। आज इजराइल को अलग अलग फील्ड में बड़ा नुकसान हुआ। दरअसल यमन की तरफ से ड्रोन हमला हुआ था। इजराइल का कहना है कि गलती से जो ड्रोन था वो क्रैश कर गया, लेकिन सच्चाई ये है कि इजराइल ने उसको रोकने की तमाम कोशिशें की, लेकिन जब इजराइल नहीं रोक पाया तब मजबूरी में उसको छोड़ना ही पड़ा। और वो ड्रोन जाके इलिट में एक होटल पे आके लड़ता है, एक होटल पे आके स्ट्रक करता है, ब्लास्ट करता है। कितनी कैजुअल्टी हुई है, इजराइल से जब पूछा गया तो इजराइल ने कहा कि भाई हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, उस होटल में कोई नहीं था। लेकिन एक बार आप वीडियो देखिए पहले और आप खुद अपने मुंह से बताइए कि इनको कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। תראה, אנשים רצים, לא זה ירדס. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से ब्लास्ट हुआ है, किस हिसाब से एक्सप्लोजन हुआ है और किस हिसाब से नुकसान हो सकता है। इतने बड़े एक्सप्लोजन में क्या इजराइल को कोई नुकसान नहीं हुआ? खैर चलिए, यहां मान भी लेते हैं कोई नुकसान नहीं हुआ। अगली खबर आप सुनिए। अगली खबर निकल के सामने आ रही है रफा के आसपास। रफा बॉर्डर के आसपास इजराइल के 4 सैनिकों को मार दिया है रेजिस्टेंस फोर्सेस ने। कैसे, अब आपको समझाता हूं। इनका एक कमांडर और 3 सैनिक एक जीप में बैठ के जा रहे थे। अलग अलग थ्योरी हैं, दोनों ही थ्योरी आपको बता देता हूं। पहली थ्योरी है कि वहां पे कोई एक्सप्लोजिव डिवाइस रखी गई थी, जैसे ही जीप का वजन उस पर पड़ता है अचानक से उसका पिन क्लिक हो जाता है, उसके बाद वो डिवाइस ब्लास्ट होती है और इस ब्लास्ट में इनके 4 सैनिक मारे जाते हैं। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि कोई रेजिस्टेंस फाइटर वहाँ पे मौजूद था, जैसे इनके जीप को वो देखता है अपनी तरफ आते हुए, वो हैंड ग्रेनेड निकालता है, निकालने के बाद फेंक देता है और फेंकने के बाद जब ब्लास्ट होता है उसमें 4 से ज़्यादा आईडीएफ के जवान मारे जाते हैं। अब चाहे पहली थ्योरी सही हो चाहे दूसरी थ्योरी सही हो, लेकिन एक बात दोनों ही सूरत हाल में कंफर्म हो गई है कि इजराइल के 4 सैनिक बुरी तरीके से मारे गए हैं। ये कौन है, इनकी नाम, इनकी पहचान अभी तक इजराइल ने उजागर नहीं की है, लेकिन इजराइल भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक्सेप्ट कर रहा है कि इनके 4 सैनिक मारे गए। तो आज आप सोचिए कि इलीट पे बड़ा ब्लास्ट होना, रफा के अंदर इनके 2-4 जवानों का मारा जाना, और तीसरी खबर आप सुनिए, जॉर्डन बॉर्डर के पास आज इनके लोगों पे फायरिंग हुई और अपडेट निकल के सामने आ रही कि 2 लोग यहाँ पे भी मारे गए। तो आप सोचिए कि 4 से ज़्यादा सैनिक राफा के आसपास मारे गए। इलीट पे जो हमला किया उसमें कितना नुकसान हुआ आप वीडियो देख के जान ही सकते हैं। इधर जॉर्डन बॉर्डर के पास 2 सैनिक इनके मारे गए, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। हालांकि हमारे देश की गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगी, लेकिन मैं बैठा हूँ भाई, ऐसी खबरें मैं आपको बताऊंगा जो अंदर से छुपा के निकाली जाती हैं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने है अमेरिका से। अमेरिका का एक शख्स जिसका नाम था चार्ली किर्क, हालांकि इस दुनिया में नहीं है तो उसके बारे में क्या ज़्यादा बातें करूं, आपको पता होगा, और नहीं पता तो आपके सुलभ संज्ञान के लिए 2 लाइन में बता देता हूं कि चार्ली किर्क प्रो इजरायली, प्रो अमेरिकन माइंडसेट का आदमी था, बाकायदा इजरायली वकील भी था, और ऐसी ऐसी बातों को वो बोलता था जो शायद आज के टाइम में एक्सेप्टेबल नहीं है। तमाम लोग उसको फॉलो भी करते थे, तमाम लोग उसको गाली भी देते थे। अब जाहिर सी बात है, एक टाइम में शैतान के भी फॉलोअर हो गए थे, एक टाइम में फेरोन के भी फॉलोअर थे, तो फॉलोअर तो किसी के भी हो सकते हैं। तो चार्ली किर्क के हो गए तो उसमें बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। तो चार्ली किर्क की गोली मार के हत्या कर दी जाती है, और इसमें एक बहुत बड़ा खुलासा होता है कि इस हत्याकांड में इजराइल का योगदान हो सकता है। अब ये बात जब इजराइल के सामने रखी गई तब नेतन्याहू ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा, पहले आप वीडियो देखिए, फिर इसके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। Joseph Goebbels, the Nazi propaganda minister, said that the bigger the lie, the faster it will spread. Well, somebody has fabricated a monstrous big lie that Israel had something to do with Charlie Kirk's horrific murder. This is insane. It is false. It is outrageous. Charlie Kirk was a giant, a once-in-a-century talent who defended freedom, defended America, defended our common Judeo-Christian civilization. Charlie loved Israel.
He loved the Jewish people. He told me so in a letter that he sent me just a few months ago. One of my greatest joys as a Christian, he said, is advocating for Israel and forming alliances with Jews to protect Judeo-Christian civilization. He encouraged me to make the case directly to the American people about how vital Israel is to U.S. national security. He told me, the Holy Land is so important to my life. नेतन्याहू ने इस वीडियो में साफ तौर पे कहा कि चार्ली किर्क के साथ जो कुछ हुआ वो बेहद गलत था और चार्ली किर्क की हत्या का आरोप लगाना अपने आप में बेहद शर्मिंदगी भरा है, बेहद बेबुनियादी है और इजराइल का इसमें कोई योगदान नहीं है। लेकिन अब बड़े सवालिया निशान खड़े इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि जब तमाम तार जोड़े जा रहे हैं तो कहीं न कहीं गुपचुप तरीके से जो तार हैं वो इजराइल से आके जुड़ रहे हैं और ऐसे कामों को इजराइल करवाता रहता है, इसमें कोई इफ कोई बट नहीं है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर गाजा से निकल के सामने आ रही है दोस्तों की गाजा को सीज करने का और चौतरफा घेरने का ऑपरेशन इजराइल ने फाइनली चला दिया है। जो मरकवा टैंक वो धड़धड़ा के इजराइल के अंदर घुसते चले जा रहे हैं और उसी के साथ पिछले 17 मिनटों में 37 से ज़्यादा हमले इजराइल ने किए। 17 मिनटों में आप सोच के देखिए कि 37 से ज़्यादा हमले किए हैं। कितने लोग मारे गए, कितने लोगों की जान गई, इसके बारे में बातचीत करना आज शायद छोटी खबर हो जाएगी क्योंकि आए दिन 10, आए दिन 15, आए दिन 20 लोग तो मारे ही जाते। तो कितने लोग मारे गए अगर इस पर हम जाएंगे तो ये खबर बड़ी छोटी हो जाएगी। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग मारे गए ऊपर वाला उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति दे और साथ ही जो भी उनके बुरे कर्म थे, जिन कर्मों की वजह से उनके साथ ऐसा कुछ हुआ। देखिए, हम कुछ गलत करते हैं तभी हमारे साथ कुछ गलत होता है। तो अगर उन्होंने कुछ सहा है तो शायद किसी जन्म का उनका कुछ गलत मामला रहा होगा। बहरहाल हो सकता है उनके साथ गलत हो रहा हो। जो भी आप खूब समझ सकते हैं, ऊपर वाला और उनके बंदे के बीच हम आप बोलने वाले कौन है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर लेबनान से निकल के सामने आ रही है कि लेबनान के अंदर 4 जगहों पे बड़ी तादाद में एयर स्ट्राइक की है और इस एयर स्ट्राइक में कई सारे लोगों के मारे जाने की खबर है। सबसे पहले इवैक्यूएशन ऑर्डर दिया गया, उसके बाद एयर स्ट्राइक की गई। आप उसका वीडियो देखिए कि किस हिसाब से एयर स्ट्राइक हुई है, उसके बाद आपको डिटेल बताता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से एयर स्ट्राइक की है इजराइल ने। और आप ताज्जुब मानिए कि जो लेबनान की सरकार है वो बार बार हिजबुल्लाह को कहती है कि तुम अपने हथियार छोड़ो। लेबनान की सरकार अपने सरहदों की हिफाजत ना करके अपने अंदर बैठे हुए हिजबुल्लाह के लोगों को कहती है कि तुम हथियार छोड़ो। एक तरफ इजराइल घुस के मार रहा, लेकिन लेबनान की सरकार में दम नहीं है कि एक शब्द इजराइल के खिलाफ बोल सके। इसके पास दम है तो क्या कि बस हिजबुल्लाह को कहो कि हथियार छोड़ दे। ये इनकी सच्चाई है और इसी वजह से जो मैंने शुरू में कहा ना कि आने वाले टाइम में इजराइल घुस के सबको मारेगा, ऐसे ही मारेगा और ये अपने कर्मों का ही फल पा रहे हैं। जो मैंने अभी शुरू में कहा था ना कि आदमी अपने कर्मों का फल पाता है, तो ये भी अपने कर्मों का फल पा रहे हैं और बाकी जो मुस्लिम देश से अपने कर्मों का फल पाएंगे और इजराइल ही देगा। आप लिखित ले लीजिए। आज आपको मेरी बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने बुज़दिली दिखाई है ये होगा ही होगा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर पाकिस्तान से निकल के सामने आ रही कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक अजीबोगरीब समझौता हुआ है और इस समझौते के साथ भारत का एक ऐसा बयान निकल के सामने आया जो अपने आप में बेहद अजीबोगरीब है। दरअसल सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक डील साइन की है जिसमें ये कहा गया कि अगर एक देश पे हमला हुआ तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे देश पे हमला माना जाएगा। यानी भारत अगर पाकिस्तान पे हमला करता है तो सऊदी अरब ये मान लेगा कि वो हमला सऊदी अरब पे भी हुआ है, तो उसका जवाब सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को देगा। चलो, ये बात हम समझ गए। अब आप इसमें एक दूसरा पहलू भी समझिए। सऊदी अरब का दुश्मन कौन है? यमन। सऊदी अरब के साथ प्रॉक्सी वार कौन लड़ता है? हुतीज ग्रुप। सऊदी अरब के साथ प्रॉक्सी वार लड़वाने में किसका नाम आता है? ईरान का। तो अगर हुतीज ग्रुप ने कभी सऊदी अरब पे हमला कर दिया, कभी मिसाइलें दाग दी, तो क्या इतनी हिम्मत पाकिस्तान में है कि वो ईरान के ऊपर हमला करेगा? क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में हर चीज़ें हर एंगल से देखनी पड़ती है, अकेले आप धर्म लेके नहीं चल सकते। ईरान के कहने पे हुतीज ग्रुप काम करते हैं, हुतीज ग्रुप प्रॉक्सी हैं। अच्छा, हुतीज ग्रुप अक्सर सऊदी अरब को टारगेट करते हैं। हुतीज ग्रुप को मिटाने के लिए सऊदी अरब ने कैसे $40 लाख का फंड दिया, मैंने आपको डिटेल में समझाया था। तो क्या अब उस फंड में अमेरिका के साथ मिलके पाकिस्तान भी योगदान देगा? आप ऐसा क्यों देखते हैं कि भारत ही पाकिस्तान पे हमला करेगा? आप सऊदी अरब का भी तो एंगल देखिए कि सऊदी अरब के ऊपर जब हमला होगा तो पाकिस्तान भी उसमें कूद पड़ेगा। यही तो डील फाइनल हुई है। तो क्या हुतीज ग्रुप के खिलाफ जाके पाकिस्तान भी लड़ेगा? ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन भारत का जो बयान निकल के सामने आया वो भी अपने आप में बड़ा ताजुब भरा है। भारत के विदेश मंत्रालय के जो स्पोक पर्सन है जिनका नाम है
रणधीर जायसवाल का कहना है कि ऐसी डील के बारे में हमें पता था और हम पहले से अवेयर थे। तो भाई पता था तो ऐसी डील क्यों हो गई, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जब दो देश ये कह दें कि तुम पे हमला मतलब हम पे हमला, तो आपके दुश्मन भी फिर डबल हो जाते हैं और इस बात को आपको समझना पड़ेगा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही है सीरिया से एक ऐसे शख्स को मारने का काम इजराइल ने किया है जो इजराइल के लिए खतरे का सबब बना हुआ था। इस शख्स का नाम था हुसैन साइको एक ऐसा शख्स था जो हथियारों का बहुत बड़ा डीलर था, जो सीरिया से लेकर लेबनान तक, लेबनान से लेकर हिजबुल्लाह तक अलग अलग जगहों पे हथियारों को सप्लाई करता था। और इसी सप्लाई की वजह से कई बार इजराइल को सीरियस नुकसान हुआ। इसी सप्लाई की वजह से कई बार इजराइल की कमर टूटी। इसी सप्लाई की वजह से कई बार इजराइल घुटनों पे भी आया था। लेकिन फाइनली इसकी तलाश इजराइल कई दिनों से कर रहा था। सीरिया के साथ चूंकि डील हो ही चुकी है तो सीरिया ने फिर खेला खेल दिया। मुखबिरी हुई या फिर कोई एजेंट काम कर गया, ये तो आप खुद समझ सकते हैं कि कोई मारा जाता है तो उसके पीछे क्या थ्योरी बनती है, तो ज़्यादा डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, हुसैन साइको को मार के इजराइल ने अपने आप में एक बड़ा काम किया और खासकर अपने बॉर्डर को सुरक्षित कर लिया। और हर देश में काबिलियत होनी चाहिए। देखिए, जब मैं इजराइल की तारीफ कर देता हूँ कई सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं, लेकिन एक बात आप जानिए कि अगर दुश्मन भी कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप सीख लो यार। नहीं सीखोगे तो फिर ऐसे जूते खाओगे जैसे सीरिया खा रहा। आप समझिए बात को। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।